Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today I am discussing another figure of speech that is irony. आज हम लोग irony को देखेंगे। इसके पहले हमने कई फिगर ऑफ स्पीच के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, तो उनको भी आप जरूर देखिए। तो आज हम लोग irony को देखेंगे, irony की डेफिनेशन एंड उसको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझेंगे एंड टाइप्स ऑफ irony भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, अच्छी लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, आयरनी क्या है आइए देखें। आयरनी इज़ अ rhetorical device that is used to express an intended meaning by using language that conveys the opposite meaning when टेकन लिटरली। तो आयरनी क्या है? आयरनी एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसको यूज़ करते हैं एक्सप्रेस एंड इंटेंडेड मीनिंग को लैंग्वेज के थ्रू भी करते हैं, कहते हैं, बट उसका जो अर्थ होता है वो अपोजिट होता है, उसकी लिटरली मीनिंग होती है, उस अर्थ जो होता है वो अपोजिट रहता है। टर्म आयरनी हैज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली मीन ऑफन एज अ जोक। तो जो टर्म आयरनी है उसका यूज जो है, जो आपके यूज ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो आप कह रहे हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स के अपोजिट उनका रियली मीन होता है। व्हाट यू रियली मीन, आपका मीन्स क्या है, जो आपके वर्ड्स लिटरली कहे जा रहे हैं उससे अपोजिट उसका अर्थ रहता है। ऑफ इन ए जोक, एक मजाक के रूप में होता है। तो ये आपकी आयरनी होती है। आयरनी एज अ सब्टल फॉर्म ऑफ ह्यूमर विच इन्वॉल्व सेइंग थिंग्स दैट यू डू नॉट मीन। आयरनी क्या है? एक ह्यूमर का फॉर्म हो गया विच इन्वॉल्व सेइंग थिंग्स दैट यू डू नॉट मीन। जो आप कह रहे हो उसका मीन्स दूसरा होता है, ये आपका आयरनी है। यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उसका जो अर्थ है वो अपोजिट रहता है। एज अ बीइंग ऑफ फनी वे में वो जो कि होता है, वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उसके अपोजिट उसका जो मीन्स होता है वो उसका अपोजिट होता है। एज अ वे ऑफ बीइंग फनी वे में जो कि रहता है, मजाक में रहता है, फनी वे में रहता है, आपका जो कह रहे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है। तो ये आपका आयरनी होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। मीन्स क्या है? द यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर द अपोजिट ऑफ व्हाट यू मीन, तो दैट इज द आयरनी। आई होप आयरनी क्लियर हुई होगी। तो आयरनी की टाइप्स भी देख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स पे आएंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आयरनी। 3 प्रकार की आयरनी आपको मेन आयरनी मिलती है। वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। तो ये आपका क्या है? ये आपकी 3 प्रकार की मेन आयरनी होती हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों टाइप्स ऑफ आयरनी को देखेंगे और एग्जांपल्स भी साथ में देखते चलेंगे। तो हमारा पहला क्या है? वर्बल आयरनी। तो वर्बल आयरनी क्या है? वर्बल आयरनी इज व्हेन द ऑथर हैज पुट द कैरेक्टर्स लाइन इन सच अ वे दैट द इंटेंडेड मीनिंग इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। तो वर्बल आयरनी क्या है? इसमें जो आथर हैं, जो कैरेक्टर्स की जो लाइंस को बताते हैं, तो वो ऐसे रखते हैं कि इंटेंडेड मीनिंग होती है, जो इच्छित उनका जो अर्थ होता है, इज एग्जैक्ट अपोजिट, वो बिल्कुल अपोजिट होता है व्हाट इज बीइंग सेड। जो कि कहा जा रहा है उसकी जो इंटेंडेड मीनिंग होती है वो बिल्कुल उससे अपोजिट होती है। यही आपकी वर्बल आयरनी सबसे कॉमन आयरनी होती है, वो हमारी वर्बल आयरनी होती है। तो जैसे कह देंगे जैसे कोई बच्चा है, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके फादर क्या कहेंगे? ही इज़ माई जीनियस चाइल्ड। तो ये उसका जीनियस क्या है? उनके फादर का कहने का सेंस, जीनियस कहने का मतलब तो ये नहीं कि नहीं सही में वो जीनियस उसकी बड़ाई तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक आयरनी का यूज़ करके वो उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये वर्बल आयरनी हो जाएगी। कैरेक्टर्स की लाइंस में कुछ ऐसे उसको जो प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि इंटेंडेड मीनिंग इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। जो कही जा रही है उससे बिल्कुल इंटेंडेड मीनिंग बिल्कुल अपोजिट रहेगी। ओके, तो ये आपका वर्बल आयरनी हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए आगे देखें। जोनाथन, देखिए अब वर्बल आयरनी को बहुत अच्छे से किन्होंने यूज़ किया है, आइए देखते हैं अपने वर्क में। जोनाथन स्विफ्ट, विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टिन, एस.टी. कॉलरिज, एडगर एलन पो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नोन फॉर द यूज़ ऑफ वर्बल आयरनी इन देयर वर्क। अपने वर्क में ये जो हमारे ऑथर्स हैं बहुत अच्छे से इन्होंने वर्बल आयरनी का यूज़ किया है अपने वर्क्स में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया हुआ होगा ये वर्बल आयरनी क्या है, कि एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इंटेंडेड मीनिंग ऑफ व्हाट
इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट जो इंटेंडेड मीनिंग होती है वो होती है आपकी वर्बल आयरनी। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको वर्बल आयरनी। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ। ओके, चलिए तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड श्योर ही इज एन ऑनरेबल मैन। तो ये क्या है, ये किसकी स्पीच है, एंटोनी की स्पीच है। एंटोनीज स्पीच अबाउट ब्रूटस बीइंग एन ऑनरेबल मैन इन द प्ले जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये जूलियस सीजर प्ले की बात हो रही है जो कि विलियम शेक्सपियर का है। तो इसमें जो है एंटोनी की स्पीच जो लास्ट में स्पीच देते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रोम की जनता है उनको एग्रेसिव कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ क्या कर, येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, यद्यपि कि ब्रूटस ने कहा कि वो एम्बिशियस हो गया था, एंड श्योर ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, और साथ में उसको कह रहा है कि वो बहुत ही ऑनरेबल मैन भी है। तो ऑनरेबल मैन यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति भी है। तो ये चीज़, तो इस तरह कहकर वो रोम की जनता को उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपका वर्बल आयरनी का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपका वर्बल आयरनी होगा। ऑनरेबल पर्सन, ब्रूटस ने तो सीजर की मर्डर किया था, वो षड्यंत्रकारियों में था। तो ये चीज़ ऑनरेबल मैन की तरह यूज़ करके यहाँ पर एक आयरनी क्रिएट की जा रही है जो कि वर्बल आयरनी हो गई। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन का जो वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें डार्सी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ एलिजाबेथ बेनेट वॉज कंट्रेरी to the final outcome, hence making it an instance of verbal irony। तो ये क्या है, डार्सी है वो क्या कहते हैं, जब एलिजाबेथ बेनेट को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, शी इज़ टॉलरेट बट नॉट हैंडसम एनफ टू टेम्प्ट मी। तो इसमें क्या कर रहा है कि शी इज़ टॉलरेबल, वो जो है सहन करने योग्य है, बट नॉट हैंडसम, इतनी भी सुंदर नहीं है कि वो मुझे लुभा सके। तो इस तरह वो लाइन कह रहे हैं, बट एंड्स ऑफ लविंग एंड मैरिंग हर इन द, लास्ट में क्या करते हैं, वो उससे प्रेम करने लगते हैं और उन्हीं से शादी करते हैं। तो ये आपका ये वर्बल आयरनी होगी। फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट यूज़ किया था और बाद में फिर उन्होंने लव के साथ मैरिज की। ओके, तो यहाँ पर ये आपका वर्बल आयरनी हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा वर्बल आयरनी क्या है। तो नेक्स्ट टाइम है सिचुएशनल आयरनी। तो सिचुएशनल आयरनी क्या है, सिचुएशनल आयरनी इज द वन इन विच द events in the story of the play give the readers a result that is different from what they had been expecting to occur। तो इस सिचुएशनल आयरनी क्या है, स्टोरी और प्ले में इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो रीडर्स है, ऑडियंस से जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट दे हैड बीन एक्सपेक्टिंग टू, जो हट कर वो चीज़ हो जाती है, अनएक्सपेक्टिंग हो जाता है। तो वो आपका सिचुएशनल आयरनी हो गई। तो जो क्या है, द रिजल्ट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड बीन एक्सपेक्टिंग टू ऑक्योर। तो जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे डिफरेंट भिन्न रिजल्ट होता है, वो आपका सिचुएशनल आयरनी हो गई। ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे। तो उसके पहले ये देखिए कौन राइटर्स हैं। हेनरी केट चॉपिन, क्रिस्टोफर मार्लो, जेन ऑस्टिन, विलियम शेक्सपियर आर सम ऑफ द राइटर्स हु मेड गुड यूज ऑफ सिचुएशनल आयरनी इन देयर वर्क्स। तो ये जो राइटर्स हैं इन्होंने अपने वर्क्स में सिचुएशनल आयरनी का यूज़ किया है। ओके, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं सिचुएशनल आयरनी के, तो उससे और क्लियर होगा आपको। देखिए पहला एक सिंपल सा हमने लिया है जिससे क्लियर हो। अ फायर स्टेशन डैट बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन में आग लग गई। अब फायर स्टेशन, जो कि फायर स्टेशन का काम क्या होता है, वो तो आग बुझाने का काम करता है, अब उसी में आग लग गई। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक तरह की सिचुएशनल आयरनी हो गई, इसी को सिचुएशनल आयरनी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। देखिए ये कहाँ का है, ये एस टी कॉलेज का है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का है। ये लाइंस तो एस टी कॉलेज की है, जहाँ वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक मीन्स हर जगह पानी ही पानी है, दिखाई दे रहा है। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, बट उसमें से वो एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है, एक भी ड्रॉप जो है वो पीने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। तो क्या टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में समुद्र के चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, बट पानी समुद्र का पानी होने के कारण वो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है, तो एक ड्रॉप भी उसकी पी नहीं जा सकती। तो इस तरह करके यहाँ पर एस टी कॉलेज ने सिचुएशनल आयरनी दिखाई गई, तो यहाँ पर सिचुएशनल आयरनी हो गई। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा।
चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है सिचुएशनल आयरनी का, उसको भी देख लें। क्या है, in William Shakespeare play Romeo and Juliet, you can see a great use of situational irony. The scene where Romeo finds Juliet lying as if dead and so kills himself, he says. तो अब वो क्या कहता है, जब क्या ये कहाँ की है, जब रोमियो देखता है कि जूलियट, उसको लगता है कि मर गई है, तब वहाँ पर एक जो आयरनी क्रिएट होती है वो सिचुएशनल आयरनी हो जाती है और बाद में वो खुद भी अपने आप को मार लेता है रोमियो। तो ये क्या है, ओ माई लव माई वाइफ डेथ that hath sucked the honey of the breath hath had no power yet upon thy beauty। तो इसमें रोमियो क्या कहता है, ओ माई लव, ओ माई वाइफ, ओ मेरी प्रेम, ओ मेरी वाइफ, डेथ हैथ शकड द हनी ऑफ दाई ब्रेथ, डेथ ने जो तुम्हारी सांसों की शहद है वो तुम्हें उसको शक कर लिया है, चूस लिया है। हैथ हैड नो पावर येट अपॉन दाई ब्यूटी, लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी को है वो अभी तक बरकरार है, वैसे ही वो तुम्हारी ब्यूटी को नहीं छीन पाया है। तो इस तरह करके रोमियो वहाँ पर जूलियट की खड़ा होकर दुख व्यक्त कर रहा है। तो उसको लगता है कि जूलियट मर गई है, उसको लग रहा है जूलियट की डेथ हो गई है, तो इस तरह के वो दुख व्यक्त कर रहा है। एंड लास्ट में क्या करता है, लास्ट में ही किल्स हिमसेल्फ, अपने आप को भी वो मार लेता है। लास्ट क्या होता है फिर, जूलियट इज सीन वेकिंग अप लेटर टू सी द रोमियो हैड किल्ड हिमसेल्फ। जूलियट जागती है, रोमियो अपने आप को किल कर लेता है, तब जूलियट वो देखती है कि रोमियो तो मर गया है, तो बाद में एंड शो किल्स हरसेल्फ टू, बाद में वो भी अपने आप को मार लेती है। तो इस तरह यहाँ पर एक सिचुएशनल आयरनी क्रिएट हो जाती है। तो ये आपका हो गया रोमियो एंड जूलियट से भी। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि सिचुएशनल आयरनी क्या है। एक एग्जांपल और है, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिचुएशनल आयरनी, इससे और क्लियर होगा आपको द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी, जो गिफ्ट ऑफ मैगी है ओ हेनरी का एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिचुएशनल आयरनी का। द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, द हस्बैंड एंड वाइफ आर सीन टू सेल ऑफ देयर प्राइज्ड पोजीशन इन ऑर्डर टू गेट द अदर ऑफ अ गिफ्ट दे वुड love, they however end up buying gifts that both of them can no longer use। तो इसमें क्या है, जिम एंड डेला दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। डेला अपने लॉन्ग हेयर को कट कराकर जिम के लिए, अपनी जिम के वॉच के लिए एक चेन का खरीद के लाती है हेयर कट कराकर, और उधर जो जिम क्या करता है वो अपने घड़ी को बेच देता है और डेला के सुंदर हेयर के लिए अच्छे से कॉम्स का सेट लेके आता है। तो इस तरह, और फिर बाद में क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे को देते हैं तो जो कि एक दूसरे के अब वो यूज़ नहीं कर सकते उस गिफ्ट को, तो यहाँ पर भी आपकी सिचुएशनल आयरनी क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिचुएशनल आयरनी। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सिचुएशनल आयरनी क्या है। ओके, तो यहाँ ये हो गई हमारी सिचुएशनल आयरनी। अब हम आइए देखते हैं ड्रामेटिक आयरनी क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अक्सर प्लेस वगैरह में देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं ड्रामेटिक आयरनी क्या है। व्हेन ड्रामेटिक आयरनी इज एम्प्लॉयड, the audience knows something that the characters have not yet found out or understand। तो ड्रामेटिक आयरनी क्या है, इसमें जो क्या होता है, ऑडियंस को सब कुछ पता होता है कि अब क्या होने वाला है, बट जो कैरेक्टर्स हैव नॉट येट, जो कैरेक्टर्स होता है स्टेज में प्ले में, वो नहीं जानता है कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जो ऑडियंस हमारी ऑडियंस होती है, रीडर्स होते हैं, उनको पता होता है कि अब इसमें क्या होने वाला है। तो ये आपकी ड्रामेटिक आयरनी हो गई। विलियम शेक्सपियर इज नोन वाइडली फॉर यूज द ड्रामेटिक आयरनी। विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं ड्रामेटिक आयरनी यूज़ करने के लिए। इन मोस्ट ऑफ हिज ट्रेजिक प्लेज में हमने उनकी ड्रामेटिक आयरनी देखी है। क्रिस्टोफर मार्लो, जेन ऑस्टिन, जोनाथन स्विफ्ट एंड थॉमस हार्डी आर सम ऑफ द राइटर्स हु मेड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन देयर राइटिंग्स। ये जो सारे राइटर्स हैं, इनको हम लोग ड्रामेटिक आयरनी के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, ऑडियंस को तो सब पता होता है कि इसमें इस जगह पे क्या होने वाला है, बट हमारा कैरेक्टर होता है प्ले में, वो नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है। कैरेक्टर्स को नहीं पता रहेगा, बट जो ऑडियंस रीडर्स हमारी उनको पता रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये ओथेलो का है। इन द प्ले ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर, इयागो ट्राइज टू मैनिपुलेट ओथेलो इनटू बिलीविंग दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसमें इयागो जो है वो ओथेलो को मैनिपुलेट कर रहा है कि वो एक ऑनेस्ट मैन है, उसको इस तरह करके ओथेलो को मैनिपुलेट करता है। तो क्या है, ओथेलो आई थिंक दाउ डोस्ट एंड फॉर आई नो दाउ आर्ट फुल ऑफ लव एंड ऑनेस्टी and weightest thy words before thou givest them breath।
तो इसमें ओथेलो कह रहा है यागो के लिए, आई थिंक दाउ डस्ट एंड फॉर आई नो दाउ आर्ट फुल ऑफ लव एंड ऑनेस्टी। इसमें ओथेलो कह रहा है कि तुम बहुत, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड प्रेम से भरे हुए हो। एंड बेटिस आई वर्ड्स बिफोर दाउ गिवस्ट देम ब्रेथ। अपनी हर एक शब्द को बहुत नाप तोल के तुम बोलते हो, बोलने से पहले उसको बहुत ज़्यादा नाप तोल कर लेते हो, वो समझ लेते हो, सोच लेते हो। तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लव, प्रेम करने वाले इंसान हो। तो इस तरह करके यहाँ पर यागो अथेलो को मैनिपुलेट करने कॉन्फिडेंस में लेता है। तो इस तरह करके यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये ड्रामेटिक आयरनी हो गई। यागो तो अपनी जो कोशिश कर रहा है, अथेलो तो उस पर ट्रस्ट करने लगता है, बिलीव करने लगता है, बट यागो की तो पूरी कहानी ही अलग रहती है, पूरी षड्यंत्र उसी का रहता है। वो हमने प्ले में आपको पढ़ाया है, उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। तो आप उसके प्ले की समरी एंड हमने पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ड्रामेटिक आयरनी यूज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, चलिए उसको देख लें। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑफ हुम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। ये आपके मैकबेथ का है। तो इसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर अप्लाइज ड्रामेटिक आयरनी इन द प्ले मैकबेथ एज वेल। The lines we see King Duncan expressing his absolute trust over Macbeth who would kill him। तो इस लाइन में हम देख रहे हैं he was a gentleman on whom I built an absolute trust। तो किंग डंकन कह रहा है वो एक जेंटलमैन है एंड मैं उसके ऊपर पूरा बहुत ज़्यादा पूरा ट्रस्ट करता हूँ, मेरा उसके ऊपर विश्वास बना हुआ है। ऐसे डंकन जो है वो मैकबेथ को ट्रस्टफुल समझते हैं, बहुत अच्छा अपना विश्वास पात्र सूत्र समझते हैं। मैकबेथ कौन है, मैकबेथ ने डंकन का मर्डर कर दिया है, बट किंग डंकन नहीं जानते थे कि मैकबेथ जो है मेरा उनका मर्डर करने वाला है। तो इस तरह करके वो उसको बहुत ट्रस्टफुल समझते थे, अपना बहुत अच्छा विश्वास पात्र सूत्र समझते थे। तो इस तरह करके यहाँ पर जो है ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ हुआ, जो कि किंग डंकन नहीं जानते, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर प्ले में कैरेक्टर कि उनके साथ क्या होने वाला, उनकी हत्या होने वाली है। बट ऑडियंस को पता था, मैकबेथ ने ही पूरी ये षड्यंत्र कर रचा है, वो तो किल करने जा रहा था, डंकन को नहीं पता था। तो ऑडियंस को पता था कि मैकबेथ जो है डंकन का मर्डर करने जा रहा है, बट डंकन को नहीं पता था। तो यहाँ पर आपकी ये ड्रामेटिक आयरनी हो गई। तो फ्रेंड्स ये आपकी ड्रामेटिक आयरनी हो गई। आई होप अब आपको ये आयरनी क्लियर हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं न्यू फिगर ऑफ स्पीच के साथ न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।